Hello, my dear student. Hope so you are in good health and spirit. My dear student, आज से हम +2 क्लास का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और जो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा वो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और पूरा सिलेबस हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है ना, ये पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स को सबसे पहले ये देखते हैं कैसे प्रोनाउंस करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स को अगर हम सिंगुलर में पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिंगुलर, तो इसको मैट्रिक्स ही बोलेंगे। बट अगर हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल में इसको मैट्रिसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिसेस, राइट। किस, ये जो प्लूरल है मैट्रिसेस, ये किसका प्लूरल है? ये मैट्रिक्स का प्लूरल है ना। तो सभी चीजें वन बाय वन पूरे डिटेल में हमें समझनी है। अब मैट्रिक्स का सिंपली बिल्कुल क्या होता है मैट्रिक्स, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं। बेसिकली मैट्रिक्स is an approach to solve system of linear equations, right? System of linear equation. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अब इसको समझते हैं, बट डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, 10th के क्लास के मैथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन वो है विच हैव डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसके बाद इस लीनियर इक्वेशन को इजीली सोल्व करने के लिए जिस अप्रोच का यूज किया जाता है वो होता है मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसका यूज क्या है ना, जब हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं, तो उसका यूज हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक्स का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम गूगल शीट्स में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोला जाता है। तो गूगल शीट के अंदर फिर हम इनका यूज करते हैं किसमें, बिजनेस पर्पज से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? बिजनेस पर्पज से, है ना। अब आप कहेंगे बिजनेस पर्पज से कैसे? हम यहाँ पर बिजनेस पर्पज से ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो कोई सेल प्रोजेक्ट, कोई चीज हम बेच रहे हैं उसका सेल्स प्रोजेक्शन बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं? सेल्स प्रोजेक्शन बना सकते हैं। और कॉस्ट एस्टिमेशन में हम देख सकते हैं, है ना, ग्राफ वगैरह हम बना सकते हैं अपने गूगल शीट पर। डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, है ना, या ये बोल सकते हैं रिजल्ट को एनालाइज करा जा सकता है, रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ये क्या हुए? ये यूज हुए। किसके यूज हुए? ये मैट्रिक्स के, जो हम गूगल शीट पर यूज करते हैं डेटा। मैट्रिक्स का जो गूगल शीट पर हम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में करा जाता है? बिजनेस पर्पज से, सेल्स प्रोजेक्शन में, कॉस्ट एस्टिमेशन में, रिजल्ट एनालिसिस में, है ना। नंबर ऑफ सो मेनी यूजेस हैं इसके। क्लियर है? ईटीसी, बहुत सारे यूज हैं इनके। अब अपना बेसिकली टारगेट ये है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपका भाई बहन कोई आपसे पूछे कि आप मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हो, तो आप उसको बता सकें कि मैट्रिक्स का जो हम यूज करते हैं वो गूगल शीट में करते हैं। और क्यों करते हैं? तो हम बिजनेस पर्पज से कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी सेल्स का प्रोजेक्शन चेक कर सकते हैं, कितना खर्च आया वो चेक कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ वो सारा हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो अपना यहाँ ये टारगेट नहीं है, बट टारगेट क्या है? यहाँ पर अपना टारगेट है मैट्रिक्स अलजेब्रा को सीखना। किसको सीखना? मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या होता है? व्हाट इज अलजेब्रा?
ये भी हमें पता होना चाहिए ना। व्हाट इज एलजेब्रा? एलजेब्रा होता है क्या? प्लस का पढ़ना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एलजेब्रा। ठीक है जी। तो इसके बाद एक नोट आप डाल लीजिएगा, क्योंकि आप लिखेंगे, ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक पे लिखिएगा, तो दैट जब आप फाइनल पेपर की तैयारी करें तो आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। इस तरीके से नोट्स बनाइएगा। और ये सारा डेटा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करूंगा, क्लिक फॉर स्टडी के नेम से ही। ठीक है। यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, डिवीजन हम नहीं पढ़ते हैं। डिवीजन की जगह पर हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बट वो कब पढ़ेंगे? कमिंग क्लासेस। अब मैट्रिक्स का इतना जानने के बाद डेफिनेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या होता है अभी बताता हूं। ऑफ नंबर, कैसा नंबर वो भी बताएंगे, नंबर एंड फंक्शंस। ठीक है, नंबर और फंक्शन का। अब एरे क्या होता है? एरे को देखते हैं। एरे होता है अरेंजमेंट। एरे क्या होता है? अरेंजमेंट। और नंबर कैसा? नंबर अपना रियल एंड कॉम्प्लेक्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये चीज आपको समझ में आई? हाँ जी सर। इसके बाद जो आगे हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है कि मैट्रिक्स को हम एज अ टेबल भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एज अ टेबल। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, मैट्रिक्स देखा जाए तो टेबल ही होती है, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। सर ये चीज हम नहीं समझे हैं, टेबल ही होती है। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये टेबल ही होती है, इसका क्या मीनिंग है? तो देखिएगा, ये टेबल ही होती है, इसका मीनिंग आप जान लीजिए। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। ध्यान से समझना। स्टूडेंट नेम के बाद मैं लिखता हूँ क्लास। इस क्लास के बाद मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट अपने पास बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी के लिए जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो दो ही पर्सन का ले रहे हैं, दो ही स्टूडेंट का ले रहे हैं। मान लो एक है अपने पास राम, एक है कृष्णा। ठीक है, ये दो स्टूडेंट हैं। ये 12th क्लास में पढ़ता है, ये 10th क्लास में पढ़ता है। जो 12th में पढ़ता है इसको फिजिक्स अच्छा लगता है, और जो 10th में पढ़ता है इसको मैथ्स अच्छा लगता है। ये एक डेटा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा का अरेंजमेंट, है ना। देखो अभी बोला था ना, डेटा का अरेंजमेंट। कोई डेटा है, ठीक है, इस एक डेटा को जो हमने अरेंज करा, है ना, उसको हम क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। बट यही टेबल मैट्रिक्स बन जाती है, और कब बनती है अब उसको समझो। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं? एक टेबल को मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। कैसे? देखो, मैट्रिक्स, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं। मैट्रिक्स के लिए मैंने अभी क्या बताया है? जब भी कोई भी डेटा को हम क्या करेंगे? एक टेबल में अरेंज कर देंगे, और वो जो डेटा होगा वो नंबर और फंक्शन की फॉर्म में होगा, तो वो टेबल ना रहकर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। नंबर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ।
नंबर एंड फंक्शंस, क्या आएंगे यहाँ पर, नंबर और फंक्शंस आएंगे। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा मैं लेता हूँ 1 2 रूट एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन 5 कोस 5 टेन 5। यहाँ पर जो हमने नंबर और फंक्शन लिखे हैं एक टेबल में है, तो ये टेबल ही, बट अब ये टेबल ने किसका रूप ले लिया है, अब इस टेबल ने रूप ले लिया है मैट्रिक्स का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या अरेंज कर दिए हैं, इसके अंदर हमने अरेंज कर दिया है नंबर और फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन सा, यहाँ पर अगर रिमेनिंग की बात करें जैसे रूट एक्स है ना, रूट एक्स, यहाँ पर क्या है, फंक्शन है टेन एक्स कोस एक्स साइन एक्स साइन 5 कोस 5 टेन 5, ये क्या है, ये है फंक्शन। क्लियर है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए। ठीक है, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो उसके लिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जा सकता है, अब इसको देखना है। मैट्रिक्स को हम देखिए क्लोज ब्रेसिस में लिख सकते हैं, ओपन ब्रेसिस में लिख सकते हैं, ये दो अपने पास रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जो अपना एनसीईआरटी है वो इस फॉर्मेट को ज्यादा यूज करता है। क्या इसको यूज नहीं करा जा सकता है, ओपन ब्रेसिस को करा जा सकता है, इसको ओपन ब्रेसिस बोलते हैं और इसको क्लोज ब्रेसिस बोलते हैं। बट आपने एक और देखी है करली ब्रेसिस, इनको हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम कहाँ यूज कर चुके हैं, +1 क्लास में आपने इसको पढ़ा है, दिस इज यूज्ड फॉर सेट, है ना, क्लियर है, दिस इज यूज्ड फॉर सेट्स। तो मैट्रिक्स के लिए आप क्लोज ब्रेसिस यूज कर सकते हैं, ओपन ब्रेसिस यूज कर सकते हैं। अब सेम क्या काम करते हैं, रिप्रेजेंट, जो डेटा अरेंज होगा, जो नंबर और फंक्शन अरेंज होंगे, जैसे मैंने इस एग्जांपल में कर रखे हैं, ये कुछ रोज और कॉलम में डिफाइन होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखिए, जो हम समझना ध्यान से, ये चलेंगे जो हॉरिजॉन्टली, कैसे चलेंगे, हॉरिजॉन्टली। जब हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो इसको हम रोज पढ़ेंगे, और अगर हम वर्टिकली चलेंगे, कैसे चलेंगे, वर्टिकली, तो वो क्या होगा, वर्टिकली हम चलेंगे तो वो अपने पास कॉलम होंगे, क्या होंगे, कॉलम्स। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो एनसीईआरटी यूज करती है, ये वाली ब्रेसिस, इसी को मैं ले रहा हूं, मैंने ये ब्रेसिस ली। ठीक है, यहाँ पर अब मैं पहले वाला ही एग्जांपल लूंगा, है ना, तो दैट कोई भी आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो मैं उसी एग्जांपल से सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैं लिखता हूँ 1 2 रूट एक्स। ठीक है, अब मैंने कौन सी ब्रेसिस यूज की, क्लोज ब्रेसिस। सेकंड क्या था, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट क्या था, साइन 5 कोस 5 टेन 5। ठीक है, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, जो ये है इसको पढ़ा जाता है रोज, और जो ऐसे होगा कैसे होगा, ये लाइक दिस, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम्स। ठीक है, तो कितनी रो है, देखिएगा कितनी रो है, फर्स्ट रो एक रो, यहाँ पर सेकंड रो, और यहाँ पर थर्ड रो, कितनी रो है, 3। कॉलम कितने हैं देखते हैं,
1 एक कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। यहाँ पर जो ये है फर्स्ट वाला, इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, राइट। ये हो गया अपना कॉलम 1, ठीक है। कितनी रो है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। यहाँ पर जो अब मैं शेडिड करूंगा, इसको समझिएगा। ये जो 1 है, 2 है, रूट एक्स है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, साइन 5, कोस 5, टेन 5, ये सारी होती हैं एलिमेंट्स। क्या होती है ये सारी? एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको पढ़ा जाता है, जो मैंने येलो कलर में शेडिड करे हैं, इनको पढ़ा जाता है एलिमेंट्स, या फिर इसी को हम एंट्री भी समझ सकते हैं। एलिमेंट्स पढ़ेंगे या फिर इनको एंट्री पढ़ेंगे। क्लियर है? होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमें देखना है, वो देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम समझते हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए जो फॉर्मूला मिला है वो है, समझना, नंबर ऑफ रोज। इसको पढ़ेंगे, बताता हूं मैं क्या पढ़ूंगा। अभी इसको क्रॉस पढ़िए। क्रॉस होता नहीं है, बट ये मैं बताऊंगा। अभी इसको राइट भी करूंगा। इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, है ना? ठीक है। जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज को m से लिखा जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को हम n से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर ले लेता हूं। यहां पर नंबर ऑफ रोज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नंबर ऑफ कॉलमन होगा, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, क्या होंगे? जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा फिर अपना? अपना फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा उसको समझते हैं m बाय n। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? रीड इट एज, यहां लिख देता हूं, रीड इट एज एन m बाय n। रीड इट एज एन m बाय n। ठीक है, ये इसको रीड करने का तरीका हुआ। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमको फॉर्मूला मिल गया m बाय n। क्लियर है? तो ये अपना फॉर्मूला मिला हमको, किसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अभी देखने में ये बहुत छोटा है, बट इसका कितना यूज है जब आप वर्ड स्टेटमेंट के सवाल करेंगे। एक एक सवाल मैं आपको यहाँ कराऊंगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका इतना ज्यादा यूज रहेगा वर्ड स्टेटमेंट के सवाल में, बहुत ज्यादा यूज। इसकी हेल्प से ही हम उनको सोल्व कर पाएंगे। अब फायदा क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानने का? अब वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको समझिए। कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का यूज क्या है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो पहले एग्जांपल लिया है उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, 1, 2 रूट एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, साइन 5, कोस 5, टेन 5। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम क्लोज ब्रेसिज में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और आप इसी को ओपन ब्रेसिज में भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 रूट एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, साइन 5, कोस 5, टेन 5। ठीक है, बिल्कुल। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर कितने रो हैं कितने कॉलम है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, रोज इनको बोलते हैं 1, 2,
3, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम। तो यहाँ पर लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये? तो ये जो मैट्रिक्स है ये है m बाय n, मतलब कि इसमें कितनी रो है? m रो है और कॉलम कितने हैं? n। ठीक है, अब m कितने हैं? m है 3 और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स मिली, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिला? ये हमको मिला 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हमको मिल गया? 3/3 का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सीधा सीधा हम सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे 3/3 मैट्रिक्स, है ना? ऐसे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हमने यूज करा है। तो m क्या है? 3 और n क्या है? 3, है ना? m क्या होती है? नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज है? 3। और n क्या है? कॉलम। तो कितने कॉलम है? 3। तो इसका मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखना आप, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम पता लगा सकते हैं इससे। कैसे? तो वो क्या होता है? फॉर्मूला m बाय n। m कितने? 3। n कितने? 3। तो टोटल कितने? 9 एलिमेंट्स या 9 एंट्री। वैसे तो अब ये छोटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट। बट हमें ये काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या देखा? कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। मैंने बोला 3/3 का मैट्रिक्स है, ये लिखा भी हुआ है। कितने बाय कितने का है? 3/3 का। तो इन तीन का मल्टीप्लाई क्या मिला? 3 3 जा 9। तो इसका मतलब इसके अंदर 9 एंट्री यूज की गई हैं, 9 एलिमेंट यूज करे गए हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये क्लियरिटी है, राइट। अब एक आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं पॉइंट, उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखा, समझना इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने क्या फॉर्मूला लिखा? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यही फॉर्मूला लिखा। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिखते? नंबर ऑफ कॉलम्स बाय नंबर ऑफ रोज, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम? ये भी तो सवाल आ सकता है कि सर ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं? माय डियर स्टूडेंट, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बाय नंबर ऑफ रोज। तो लिखते क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। यहाँ पर जो अपना एनसीईआरटी है वो इस पैटर्न को यूज करता है। पहले वो क्या लिखता है? वो लिखता है पहले रोज, फिर क्या लिखता है? फिर वो लिखता है कॉलम्स, फिर क्या लिखता है? कॉलम्स। बट जो अपनी गूगल सीट है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि गूगल सीट है ना, इसका गूगल सीट जो इलेक्ट्रॉनिक सीट होती है उसी को गूगल सीट बोलते हैं, या अपना जो एक्सेल होता है ना। उस गूगल सीट में जब आप वहां पर टेबल को ड्रॉ करते हो, उस केस में वो पहले नंबर ऑफ कॉलम लिखता है, बाद में वो क्या लिखता है? बाद में वो लिखता है नंबर ऑफ रोज। आप जाकर चेक करिएगा, जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब अपन जो काम करेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या काम करती है? एनसीईआरटी पहले क्या लिखती है? रोज, फिर क्या लिखती है? कॉलम। अब बात आती है कि जो मैट्रिक्स हमने रिप्रेजेंट करा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके सिंबल क्या होंगे। ठीक है, अब उसके बारे में बात। मैट्रिक्स इज, ध्यान से देखना, डिनोट करने का तरीका बता रहा हूं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। जो कोई मैट्रिक्स होती है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड एलिमेंट्स आर रिटन बाय
स्मॉल लेटर ए, ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स को किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, और जो उसके एलिमेंट्स जिसको एंट्री बोलते हैं उसको हम स्मॉल लेटर ए से यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं, समझना ध्यान से। ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट होते हैं जो, उसको लिखा जाता है ए आई जे, यहाँ पर लिखा जाता है एन बाई एन। सर ये क्या लिखा वो समझ में आ रहा था, बट अभी जो ये लिखा ये चीज क्लियर नहीं हुई, समझो इसके बारे में डिटेल करूंगा, आपको मजा आएगा, और जो आपके मन में आए ना ये क्या लिख दिया इसकी क्लैरिटी में एक एग्जांपल से दूंगा, तो आपको बहुत इंटरेस्ट उसमें जगेगा। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। और जो ये है इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको तो अभी आप पढ़कर ही आए हैं, ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, है ना, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। और जो ये आपने पढ़ा है इसको भी आपने देखा है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ठीक है, अभी डिटेल में आई रो जे कॉलम, सर ये तो दोनों सेम हुए, नहीं, ये क्या है, ये है अपने पास एम जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। और जो अपने पास यहाँ एन है, ये जो एन है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कॉलम, फर्क है दोनों में, क्लियर है क्या। और जो आपने अभी लिखा, क्या लिखा मैंने, ये आई, आई क्या है, रो, सिर्फ रो, राइट। और सर जो आपने अभी क्या लिखा, जे, ये क्या है, कॉलम, बहुत डिफरेंस है इनमें, वो डिफरेंस समझना है अब क्या है, वो डिफरेंस कैसे समझ में आएगा सर, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वही आपने जो पहले एग्जाम्पल लिया है उसी एग्जाम्पल को उठाता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं उसको, 1 2 रूट एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन फाइव कोस फाइव टेन फाइव। ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस में करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज ब्रेसिस में। तो ठीक है, ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल सर क्लियर है। इसके अंदर समझना, बारीकी देखना, चीजों की बारीकी, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो देखते हैं, रो वन रो टू, स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, कोई थोड़ा सा ये बेचैनी हो सकती है कैसे लिख दिया है ना, समझ में नहीं आती तो स्टार्टिंग में थोड़ा हैबिट डाल लीजिएगा, वन, बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे तो छोड़ दीजिएगा, सेकंड कॉलम, और ये रहा थर्ड कॉलम। यहाँ पर अब देखो ये क्या है जो अंदर लिखे हैं, सर ये तो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बताया ही था, देखो यहाँ पर, अभी ये मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ देखो जो लेटर होता है ना, जो लेटर होता है उसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल ए से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं इनके सामने स्मॉल ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये सारी क्या है, ये सारी तो एंट्री है, बिल्कुल सर, तो मैं इनके सामने ए लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लिख लीजिए, ये हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो वन है, वन कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर पड़ा है, वन पड़ा है पहली रो में और पहले कॉलम पे, किस पे पड़ा है, देखो ना, ये पहली रो पर पड़ा है और पहले कॉलम पर पड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, वन वन। टू कहां पर पड़ा है, जो टू पड़ा है वो फर्स्ट रो पर पड़ा है, फर्स्ट रो, और किस कॉलम पर पड़ा है, सेकंड कॉलम, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और जो रूट एक्स है ये कहां पड़ा है, रूट एक्स पड़ा है फर्स्ट रो, बिल्कुल फर्स्ट रो, और किस कॉलम पर पड़ा है, थर्ड, थर्ड कॉलम। सिमिलरली साइन एक्स कहां पड़ा है, ये पड़ा है सेकंड रो, देखिएगा सेकंड रो,
और किस कॉलम पर पड़ा है, फर्स्ट कॉलम, लिख दीजिएगा। सिमिलरली cos x किस पे पड़ा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। tan x किस पर पड़ा है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। क्लियर। सिमिलरली sin phi कहां पर है, वो है थर्ड रो और कॉलम फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम है। ऐसे cos phi कहां पड़ा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये कहां पड़ा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर और डिटेल देखिएगा, जो वन है ये क्या है, रो, और जो ये वाला वन है ये क्या है, कॉलम। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, सेकंड रो, और ये क्या हुआ, कॉलम। समझा रहे ना। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, ये क्या हुई, रो, सेकंड रो, और थ्री से क्या पता लगा, ये थर्ड कॉलम में है। ये कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसी सभी का लिखना मैं अलग अलग से लिख कर दिखा रहा हूं, है ना। अगर इस थ्री से बात करें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है रो, और ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, है ना। ऐसे ही आप सभी का लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात भी, बिल्कुल सर। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट आएगी अब वो आएगी, उसको समझते हैं। अब जो हमने ये लिखा है, मैं बस इसको इतना ही लेकर जाता हूँ, सो दैट आपको यहाँ से क्लैरिटी मिले चीजों की। अब मैं फिर से ये मैट्रिक्स बनाता हूँ, है ना। बनाई, तभी मैंने वो बड़ी मैट्रिक्स बनाई थी थोड़ी, तो क्योंकि मेरे को अंदर काम करना था इसके। यहाँ पर अब मैं क्या काम करता हूँ, इनको उठाता हूँ, इनको, ठीक है, इनको उठाऊंगा जिनको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। क्या फायदा होगा, फायदा देखिएगा आप। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, A11, A12, A13, यहाँ पर A21, A22, A23, यहाँ पर A31, A32, A33। क्लियर है। और ये M/N मैट्रिक्स, इसको मैंने लिखा A से, ठीक है। और ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने किससे लिखा, A से। अब देखो, इससे मेरे को ये पता लगा, अगर कोई मेरे से पूछे, देखो ध्यान से समझो, यही चीज की खूबसूरती होती है, ठीक है, कि जो अपने पास वन है वो किस पोजीशन पर है, तो आप क्या बोलोगे, जो वन है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर, है ना। क्योंकि ये क्या हुई, ये फर्स्ट रो हुई। इसको मैं क्या काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट रो हुई, और ये सेकंड रो, और ये थर्ड रो, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री। तो इससे हमें क्या पता चला, वन किस पोजीशन पर है, हमें पता चला वन जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है। अब मेरे को कोई पूछेगा कोस फाइव कहां पर है, तो मैं देखूंगा कोस फाइव ये क्या है, 3 2 3 2, तो ये है थर्ड रो में और सेकंड कॉलम पे, है ना। क्लियर, अब समझ में आया कि इसका लिखने का लॉजिक क्या था। इसका लिखने का लॉजिक अब आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ना। तो अंदर एलिमेंट ये हमको क्या देता है, Aij, ये हमको बताता है कि एलिमेंट की पोजीशन। यहां से हम किसको डिफाइन करते हैं, यहां से हम डिफाइन करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम बच्चों क्या क्या डिफाइन करते हैं इसे, इससे हम डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स की पोजीशन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइंड करते हैं किससे, Aij से, है ना। क्लियर है, किससे, Aij से। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर है, ये है इसका बेनिफिट। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सेकंड रो पर और सेकंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, तो मैं यहां जाऊंगा और बता दूंगा क्या है, कोस एक्स। कोई पूछता है कि A31 पर कौन सा एलिमेंट है, तो ये रहा 31, तो मैं बता दूंगा साइन फाइव। क्लियर है ना। ये है इसका जो
बेनिफिट है, यूज है, यूज पता होना चाहिए ना। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें उसका यूज पता होना चाहिए। मैं इसी चीज पर बिलीव करता हूँ और होप सो आप भी इसी चीज पर बिलीव करेंगे और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट हम क्या लेकर चलते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में अब लेकर चल रहा हूँ। क्लियर है, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार इसको दोबारा से सुनिएगा, देखिएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली क्या लेकर चलूंगा, एम बाय एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेकर चलूंगा, एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अभी वैसे मैंने बनाया है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ठीक है। एम बाय एन मतलब कितनी रो होंगी, एम रो होंगी, और कितने कॉलम होंगे, एन कॉलम होंगे, ठीक है। इसको लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अभी जैसे आपने ऊपर देखा है, यहाँ पर क्या होता है A11, यहाँ पर क्या होता है A12, यहाँ पर क्या होता है A13। कितने कॉलम है, सॉरी, हाँ, कितनी बाय कितने का मैट्रिक्स है, एम बाय एन, मतलब कि कॉलम कितने होंगे एन, रो कितनी होंगी एम, है ना। तो ए फर्स्ट रो, कितने कॉलम एन कॉलम। ऐसे ही अगर मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कितने कॉलम होंगे एन। ऐसे ही अगर मेरे को कोई बोलता है सर आप मेरे को ith रो लिखकर दिखाइए, क्या लिख के दिखाइए ith रो, तो मैं क्या लिखूंगा ए रो ith कॉलम फर्स्ट, रो ith कॉलम सेकंड, रो ith कॉलम थर्ड, है ना। ऐसे ही रो ith कॉलम एन, है ना, होगी। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ith रो कंप्लीट को, है ना। और मेरे को कितनी लिखनी है, एम रो लिखनी है, तो M1 मतलब कि एम रो एन कॉलम, है ना। एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, और ये क्या हुआ एम रो nth कॉलम। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बन गया, एम बाय एन का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है। क्या सर इतना ही होता है, क्या हम कोई जो अपने पास जियोमेट्रिकल फिगर होती है उसको हम मैट्रिक्स में नहीं लिख सकते, किसने कहा लिख सकते हैं, है ना। देखो कैसे लिख सकते हैं उसको भी समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, जियोमेट्रिकल फिगर, है ना, सॉरी, जियोमेट्रिकल फिगर कैन आल्सो बी, कैन आल्सो बी अरेंज्ड इन मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर है उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, है ना। किसी भी चीज को समझना है तो एग्जांपल सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है सर। एक एग्जांपल ले लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अब हम क्या काम करते हैं, वर्टिसेस ए बी सी डी, इनके कोई नाम रख देते हैं, 2 3 12 13, इसको रख देते हैं कुछ भी ले लो, इसको ले लेते हैं 22 23, इसको ले लेते हैं 32 33, ठीक है। जो अब ध्यान से समझना, जो ये पहले वाले हैं इनको बोला जाता है एब्सीसा, इनको क्या बोला जाता है एब्सीसा। और जो पीछे वाला होता है उनको बोला जाता है क्या, ऑर्डिनेट, इनको क्या बोला जाता है ऑर्डिनेट, जिनको मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या, कैपिटल लेटर ए से लिखी जाएगी। पहले मैं इसको रो की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या कॉलम फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, है ना। पहले रो की फॉर्म में लिखता हूँ, फिर आपको कॉलम की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। एब्सीसा लिखते हैं पहले, 2
12, 22, 32। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ऑर्डिनेट 3, 13, 23, 33। ये क्या लिख दिए, ये हमने किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है ना। यहाँ पर ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो देखिए कितनी रो है, 1 2, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो 2 रो 4 कॉलम, ये क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8, तो टोटल कितने एलिमेंट है, कितनी एंट्री है, 8 एंट्री। इसी को अगर मैं चाहूं तो इसी को कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कॉलम की फॉर्म में कैसे, वो समझते हैं। पहले एब्सिसा कितना है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, 2, 12, 22, 32। अब ऑर्डिनेट 3, 13, 23, 33 है ना। अब फिर से देखते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 है ना। कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4/2 है ना, तो एलिमेंट कितने, 8 है ना। ये क्या हुआ अपने पास, जियोमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैट्रिक्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और कल हम जो कंसेप्ट आज सीखे हैं इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे एनसीईआरटी के, राइट, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो तब तक के अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।